Hello everyone, welcome to our channel. My name is Neha and we are going to start term 2 and term 2 का chapter 1, that is changing cultural traditions. Alright, तो इसमें हम बात करने वाले हैं यूरोप की। आप जानते हैं यूरोप बहुत डेवलप्ड है, काफ़ी अच्छा वहाँ पे चेंजेस आए और काफ़ी जल्दी उसने डेवलप भी किया, बट डेवलप होने से पहले वो काफ़ी पिछड़ा हुआ था। ओके, तो उस डेवलपमेंट तक वो कैसे पहुंचा, ये आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो जब आप पहले के चैप्टर्स याद करोगे उससे रिलेटेड ही आप ये वाला चैप्टर जब पढ़ोगे, क्योंकि पहले की एंडिंग से ही ये वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये कल्चर कैसे चेंज हुआ, कैसे सारे ट्रेडिशंस आए, कैसे कैसे बदलाव हुए, ये सब चीजें आप इसमें पढ़ोगे। बट उसके लिए आपको पहले वाले से थोड़ा कनेक्ट होके चलना पड़ेगा, उस वाले से लिंक करके चलोगे तो आपको ये वाला ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, होता क्या है कि जो 14th सेंचुरी से पहले, यानी कि आप ये कह सकते हो 14th सेंचुरी, क्योंकि जो चेंजेस आए वो एंड ऑफ 14th सेंचुरी आए। तो उस समय क्या था, फ्यूडलिज्म का बोलबाला था। ओके, फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद। उस समय लोगों की अपनी कोई सोच नहीं थी और वो हर समय किसी बिना किसी सवाल के बस चले जा रहे थे। कोई उनमें कुछ सुधार नहीं था, कुछ बदलाव नहीं हो रहे थे, सोसाइटी बिल्कुल निल पड़ी थी। हाँ, प्रोग्रेस कुछ नहीं हो रही थी। डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के नाम पे वहां पे देयर वाज नथिंग। ठीक है, तो ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ, हम ये पढ़ रहे हैं। ओके, हुआ क्या था, एक थोड़ा सा आप उसका इंट्रोडक्शन ले लो। फ्यूडलिज्म के टाइम पे क्या था कि समाज तीन जो थे वर्गों में बटा हुआ था। नंबर वन था क्लर्जीज, पोप्स। नंबर टू था किंग्स, नोबल्स। एंड नंबर थ्री पे आता थे आपके कॉमन मैन, जो आम आदमी था। अब ऊपर वाले जो दोनों लेवल्स थे वो काफी, उनके पास राइट्स थे एंड एक तरह से वो सर्वे सर्वा थे। और जो नीचे वाली कैटेगरी थी, लाइबिलिटीज थी एंड उनके पास राइट्स के नाम पे देयर वाज जीरो। तो जब राइट्स नहीं है, कुछ नहीं है, वो बस उनका काम चल रहा था कि दो वक्त की रोटी टाइप का काम, उतना ही चलता था। उनका काम ये होता था कि वो सेवा करते थे, अपने से ऊपर के दो लेवल्स के लोगों को सेवा देते थे और उनकी ही चीज़ों को फॉलो करके, उनके एक तरह से कहना मानते हुए ही वो आगे बढ़ रहे थे। उनका अपना कुछ भी स्टैंड नहीं था, अपना उनका कुछ भी सवाल जवाब कुछ नहीं थे। बस वो एक ट्रैक पे चले जा रहे थे सीधे सीधे। अब किसी जगह पे जब कुछ चेंजेस ही नहीं होंगे तो प्रोग्रेस क्या होगी। तो अब आप यही समझ सकते हो कि एक तरह से पूरा वो लोग पोप्स, क्लर्जीज से मतलब एक तरह से रिलीजन को लेके बहुत अंधे हो चुके थे, क्योंकि जो उनको उनके क्लर्जीज बताते थे कि ये धर्म को धर्म ही है जो है और कुछ नहीं है, हमें उसी को मानना है, उसी को सोचना है, उसी को समझना है और वही जो धर्म कह रहा है वही हमें करना है। अच्छा, धर्म को मानना इज नॉट अ बैड थिंग, सब लोग मानते हैं, बट उसके कुछ अलग अलग होते, एक एस्पेक्ट अगर जाओगे तो एक तो पॉजिटिव होता है एंड नेगेटिव होता है। लेकिन अगर आप सब कुछ भूल के सिर्फ धर्म के पीछे ही पड़े रहोगे और वो चाहे गलत हो बताया जा रहा है या सही बताया जा रहा है, आप उसी को फॉलो करते रहोगे तो डाउनफॉल होना तो तय है। यही हुआ एंड एंड में जो कॉमन मैन था वही घिसता चला जा रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, जो ऊपर के दो लेवल थे, बहुत पैसे वाले, उनकी सब सुन रहे थे, उन्हीं का चल रहा था सब कुछ। और जो आपका नीचे का तबका है वो नीचे का ही रह जाता, मतलब किसी की कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, कुछ नहीं था। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि अब आप ये समझो कि
चेंजेस आना स्टार्ट कहाँ से हुए? बाय द एंड ऑफ 14th सेंचुरी, ठीक, रोम में कुछ कुछ हलचल होने लगी थी। जब रोमन एम्पायर खत्म हुआ, वेस्टर्न रोमन एम्पायर एकदम फिनिश हो चुका था, मतलब एक तरह से वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था, और दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद सब कुछ बिखरता सा चला जा रहा था। अब उसके बाद ये होता है कि धीरे धीरे जब और स्कॉलर्स आते हैं तो क्या क्या प्रोग्रेस किस किस फील्ड में होती है, आर्ट्स में, लिटरेचर्स में, एंड आर्किटेक्चर में, और जितने भी अलग, हाँ मैथमेटिक्स भी ले लो, साइंस भी ले लो, प्रिंटिंग प्रेस आया, इस तरह से चेंजेस आते गए। तो इसको हम कहते हैं रेनेसा, मतलब पुनर्जागरण। इससे जो मिडिल क्लास, या फिर ये कह सकते हो आप जो कॉमन मैन था, उसके मन में सवाल आए। अच्छा, पहले के टाइम पे क्या था, क्लर्जीज ने इतना उनके दिमाग में घुसा रखा था कि अगर आप ये चीज़ नहीं मानोगे या आप ये चीज़ फॉलो नहीं करोगे तो आपकी लाइफ फिनिश है, और आप एक पाप करोगे। अगर आप उनके खिलाफ में कोई क्वेश्चन पूछोगे तो क्या वो आप उनको चैलेंज कर रहे हो, धर्म को चैलेंज कर रहे हो। तो इस तरह से लोग काफ़ी डीमोरलाइज हो चुके थे, और उसके बाद उन्होंने हार मान ली थी कि अब तो जो हो रहा है इसी को करना है, इसी को फॉलो करना है। बट जब रेनेसा आया, रेनेसा मतलब पुनर्जागरण आया, उसके बाद चीज़ें थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगी अलग अलग फील्ड्स में। इससे कॉमन मैन को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, और एक नया क्लास डेवलप हो रहा था। उसी कॉमन मैन के अंदर एक नया क्लास डेवलप हो रहा था, जो अब सही को सही और गलत को गलत मानना स्टार्ट कर चुका था। ऑलराइट, तो ये आपका पूरा ओवरव्यू है, यही सब आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ठीक, अब हम इटली के जो स्टेट्स थी उसके रिवाइवल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं द रिवाइवल ऑफ इटालियन स्टेट्स। राइट, Western Europe was being reshaped by feudal bonds and unified under the Latin Church, and Eastern Europe under the Byzantine Empire. And Islam was creating a common civilization, ठीक है, for the West. Italy was weak and fragmented. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे मैप में देखोगे तो रोम, एंड देन जेनेवा, एंड वेनिस, एंड फ्लोरेंस, ये जो चार स्टेट्स हैं ये आप देखोगे ये कोस्टल स्टेट्स हैं। तो कोस्टल स्टेट्स का क्या महत्व है, एक तरह से इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि इनके पास पोर्ट्स होते हैं, और जब समुद्र के किनारे हैं ये, तो यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत ईजिली हो सकती है। अभी क्या था, स्टार्टिंग में हुआ क्या कि ये रोमन एम्पायर जो पूरा एरिया था, ये इतना ऊपर वाला पार्ट जो था वेस्टर्न रोमन एम्पायर, एंड इधर वाला पार्ट ईस्टर्न रोमन एम्पायर, दैट इज बाइजेंटाइन एम्पायर, इसमें डिवाइड हो चुका था। तो जो वेस्टर्न एम्पायर था हो चुका था डिमोलिश, डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था उसका, एंड वहाँ के किंग्स ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था। अब वहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे क्या आए, ट्राइब्स आए। उन ट्राइब्स ने उसे बिल्कुल कैप्चर करा, और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। लेकिन उनके उनके बीच में भी कई चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे। जब ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे तो ऑब्वियसली सिस्टम कैसे काम करेगा, जब आपस में ही लड़के मरे जा रहे हैं। तो वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ काफ़ी खराब हो चुकी थी स्थिति। अब उसकी आंच यहाँ रोम तक भी आई, लेकिन रोम में इसलिए नहीं आई क्योंकि रोम में ट्रेडिंग बहुत अच्छे लेवल पे हो रही थी। वो इसलिए हो रही थी क्योंकि यहाँ पे आपका बिल्कुल कोस्टल एरिया, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, जैसे मंगोल की साइड से, अरब्स की साइड से। तो जो, हाँ, अरब के लोग यहाँ आए, खलीफाज, उनके किंग्स, वो लोग आए, तो उन्होंने वही चीज़ें, जब व्यापार का मतलब ये होता है कि गुड्स
ह्यूमन बीइंग्स, ये सब इंटरचेंज होते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं आपस में। तो इससे क्या होता है कि उनके कल्चर यहाँ आते हैं, यहाँ के कल्चर वहाँ जाते हैं, उनके लोग यहाँ पे कुछ अपनी जो उनके स्कॉलर्स हुए या जो भी टीचिंग्स हुई वो यहाँ आई और यहाँ की वहाँ गई, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब चीज़ें मिलती हैं तो अच्छी चीज़ को भी एक्वायर करते हैं लोग और बुरी चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे यही हुआ। यहाँ पे जब अरब्स के खलीफाज आए तो उन्होंने आर्ट एंड जो रोमन एम्पायर का जितना भी चीज़ें खराब हो चुकी थी उनको फिर से प्रिजर्व करना स्टार्ट करा, फिर से उसको उसके अंदर उसको रिवाइव करना स्टार्ट किया। वो चाहे आर्ट के फॉर्म में हो या लिटरेचर के फॉर्म में हो, कैसा भी हो। तो हर तरह से उन्होंने वहाँ के जो स्कॉलर्स थे, रोम के स्कॉलर्स थे, उनको उनकी जगह दी कि हाँ, इफ अगर आप कुछ सही कर रहे हो तो उन्होंने एक तरह से उनको संरक्षण दिया। ठीक, इससे थोड़ा रोम में चीज़ें पलटना स्टार्ट हुई, थोड़ा बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ी, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ी। अच्छा, ये मंगोलियंस भी आए, अटैक भी किया, लूटा भी ऑल्दो, बट स्टिल उन्होंने भी जो सिल्क रूट के थ्रू हमारा इधर व्यापार होता था, ट्रेडिंग होती थी, तो वहाँ से भी उन लोगों ने काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स लाए रोम के अंदर। ठीक है, ये रोम से ये फ्लोरेंस फ्लोरेंस भी पहुंचा। ये एरियाज ऐसे थे, ये 4 स्टेट्स ऐसी थी इटली की जो काफ़ी फ्लरिश करी इन द टर्म्स ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ठीक, मैथमेटिक्स एंड आपका फिलॉसफी। ये सब चीज़ों में इन्होंने थोड़ा सा ग्रोथ हुआ। ठीक, ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, बदली, अब चीज़ें बदलने लग गई थी। ठीक, अब क्या होता है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेनेसा मैन उस समय उनको कहते थे जिनके पास बहुत सारी स्किल्स रहती हैं। ठीक है, रेनेसा के टाइम पे ही चीज़ें बदली कैसे, उस समय ही आपका ये लियोनार्डो दा विंची के नाम आपने सुना होगा, मोनालिसा इन्होंने बनाई, द लास्ट सपर इनकी क्रिएशन है। देन शेक्सपियर ने बहुत माइंड ब्लोइंग, अभी तक हम उनके जो लिटरेचर है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से दे वर द चेंजर्स, उन्होंने बेसिकली चेंजेस लाए थे अलग अलग फॉर्म में, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में एक अवेयरनेस जागी थी। उन्हें भी अब पता चलने लगा था कि अभी तक जो फ्यूडलिज्म था वो कितना सोसाइटी को नीचा गिरा रहा था, उनकी जो सोशल लाइफ थी वो कितनी नीचे गिर चुकी थी, इकोनॉमिक लाइफ उनकी कोई रह नहीं गई थी। इस वजह से वो काफ़ी एक तरह से पूरा उनका डाउनफॉल हो गया था। अब जो रेनेसा आया था इससे उनको नई नई स्किल्स, नई नई सोच, ये सब पैदा हुई और लोगों में एक डेवलपमेंट की भावना भी जागी, अवेयरनेस जागी, चीज़ों को सीखने की ललक होती है वो सब जागी। ऑलराइट, कॉजेस क्या थे? अच्छा, कॉजेज में मैंने आपको अभी भी बताया कि जब डिवीजन हो जाता है बेजेंटाइन एंड साथ में ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था, तो क्या होता है कि दोनों के बीच में ईस्ट और वेस्ट दोनों से ट्रेडिंग हुई। कहाँ से हुई? चाइना से, अरब से। इधर से क्या हुआ कि जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो इसके पहले आपको पता ही है, with the expansion of trade between the Byzantine Empire and the Islamic countries, the ports of the Italian coast revived. अब इटालियन कोस्ट जो थे वो सब उनमें रिवाइवल स्टार्ट हो चुका था, लोगों के द्वारा, चीज़ों के द्वारा, गुड्स जो आए। ठीक, from the 12th century, as the Mongols opened up trade with China via the Silk Route and as trade with Western Europe countries also increased. धीरे धीरे चीज़ें ट्रेडिंग के थ्रू ही बदली, मेन सोर्स चीज़ों के बदलने का था ट्रेडिंग ही। ठीक है, जब चेंजेस आए तो वो ट्रेडिंग के ही थ्रू आए, लोगों के थ्रू आए। इटालियन टाउन्स प्लेड अ सेंट्रल रोल, जैसा कि मैंने आपको बताया, पोर्ट्स थे। पोर्ट्स तो यू नो बहुत ही बेसिक चीज़ है, वो आपको सभी पता होगा। दे नो लॉन्गर सॉ देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ पावरफुल एम्पायर बट एज इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स। अब उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लग गए थे। सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले रोम ने किया था, क्योंकि वहाँ पे
जैसे जब व्यापार हुआ तो पावर आने लगी लोगों के पास में। जब पावर है, अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास पैसा है तो पावर है, पावर है, आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि अब हमें कोई जरूरत नहीं है। फ्यूडल की तो एकदम ऐसी की तैसी हो चुकी थी वहां। डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, ये फ्यूडलिज्म एक तरह से बिल्कुल डिक्लाइन नीचे चला जा चुका था। बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी फ्यूडलिज्म बिगेन टू डिक्लाइन, पेविंग द वे फॉर न्यू ऑर्डर इन द सोसाइटी। अब सोसाइटी में नए नए जो बदलाव थे, अच्छे प्रोग्रेसिव, जिनसे ग्रोथ हो रही थी, वो स्टार्ट हो चुका था। अब क्लर्जीज की कोई नहीं सुनता था, किंग्स की कोई नहीं सुनता था। अब सिर्फ वो हो रहा था जो अच्छा था और जिससे सोसाइटी में बहुत आर्ट के फॉर्म में ले लो या बेसिकली आर्ट और लिटरेचर ने बहुत बड़ा काम किया था, जिस वजह से ये फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन शुरू हो गया था। ओके, राइज ऑफ न्यू टाउन्स एंड ट्रेड्स। अब नए टाउन्स ने जन्म लेना, जैसे कि ये रोम जो फ्लोरिश किया इतना ज़्यादा, तो उसने अपने आप को किया इंडिपेंडेंट। उसी के साथ साथ कई टाउन्स, एक को देखा दूसरे को देखा, इसी तरह हर एक में अवेयरनेस जागी, उन्होंने सबने ट्रेड स्टार्ट किए। एंड दूसरी कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में आकर के जब उन्होंने देखा कि हाँ कोई और भी उतना डेवलप हो रहा है तो वाई नॉट वी, तो उन्होंने भी वो चीज़ स्टार्ट करी। इससे क्या हुआ, नए नए टाउन्स, नया नया। अब जो यूरोप आप देख रहे हो वो वहां से स्टार्ट हुआ था। ये एकदम से कुछ भी चेंज नहीं आता, वो धीरे 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 करके ही चेंजेस आए थे। फ्रॉम द 14 टू द एंड ऑफ द सेंचुरी 17th सेंचुरी टाउन्स वर ग्रोइंग इन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। अब 17th सेंचुरी तक आते आते बहुत सारे, ये आप फ्यूडलिज्म की एक फोटो देख रहे हो जिसमें ये हालत थी और अब ये हो गया था। ठीक है, अब किंग्स की कोई नहीं सुनता था। तो 17th सेंचुरी तक आते आते ये पूरा डिमोलिश हो चुका था। फ्यूडलिज्म वॉज एंडेड एंड द राइज ऑफ द न्यू टाउन्स एंड ट्रेड्स हैज बिगन। अ डिस्टिंक्ट अर्बन कल्चर ऑल्सो डेवलप्ड। अब जो विलेज वाली सोच थी वो जा चुकी थी, क्योंकि क्या होता है कि विलेज वाले की सोच क्या थी कि कोई सवाल नहीं, क्या क्यों कैसे कुछ नहीं पूछना, बस चले जा रहे हैं। ठीक है, बट अभी अर्बन सोच, अर्बन कल्चर, ठीक, ये सब आ गया था। ये डेवलप होने के साथ साथ माइंड सेट चेंज हो गया था लोगों का। अब लोगों को पता चल गया था कि वो अभी तक जो अंधों की तरह ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, दैट वाज द डार्क एज। वो उस एज को, इसीलिए मैंने डार्क एज बोला, या आपके हिस्ट्री में उसे डार्क एज, मिडिवल एज को बोला गया है। ठीक, क्योंकि डार्क एज का मतलब है कि आपकी आंखों पे आगे पट्टी बंधी हुई है, किसकी, किसी एक विदाउट किसी क्वेश्चन के आप अंधों की तरह किसी के पीछे चलते चले जाओ। ठीक है, वो एक तरह से फिनिश हो गया। अर्बन कल्चर राइज हुआ। वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटीज वाज वेनिस, अनदर वाज जेनोवा। वेनिस ने बहुत फ्लरिश किया उस समय, क्योंकि वहां पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया था। जो रोम से आने वाले लोग थे वो वेनिस में आप जानते हो अभी भी आप वहां पे क्या है, शहर में पूरा पानी ही पानी है। कभी आप गूगल करके देखो तो वेनिस का फोटो देखोगे तो आपको पानी दिखेगा, वहां पे बोट से ही चलते हैं। तो उस समय तो और ही किसी और ही लेवल का होगा वो। सो वहां पे बहुत अच्छे से ट्रेडिंग हुई और लोगों ने उस चीज़ को अडेप्ट किया था। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत जल्दी से कल्चरल चेंजेस आए एंड ट्रेडिशंस में चेंजेस आए, तो दैट वाज अ वाइब्रेंट सिटी आई मस्ट से। उसके बाद उसी को फॉलो किया जेनोवा ने। ओके, द नेक्स्ट वन, rise of the new middle class. Okay, with the downfall of feudalism, a new middle class emerged, which mainly comprised the townspeople. They began to think themselves as more civilized than rural people. अभी जो एक नया लेवल स्टार्ट हुआ था, या कह सकते हो नया क्लास शुरू हुआ था लोगों का, कॉमन पीपल के बीच में ही वो डेवलप हुआ था। ठीक, वो लोग क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे यहाँ वहाँ सब जगह पे अपना देखा जाए तो दे वर पावरफुल। अब वो अपने आप को ज़्यादा सिविलाइज समझने लगे थे, क्योंकि जो बैकवर्ड थे, रूरल पीपल थे, उनकी सोच उतनी ब्रॉड माइंडेड नहीं थी और वो सेल्फ डिपेंड भी नहीं थे।
क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि करना क्या, वो अभी भी उसी सोच में थे कुछ लोग। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे फ्यूडलिज्म चलता चला गया नीचे, उसका डाउनफॉल होता रहा, लोगों ने जो एक मिडिल क्लास था, नया मिडिल क्लास था, वो जागा, एंड दैट वाज मोर सिविलाइज्ड देन द प्रीवियस वन. Then rise of nations. A new concept of nation state emerged as people were more inclined to a liberal society based on equality and freedom. पहले, अभी मैंने आपको पहले बताया कि लोगों में जो क्लास था, जो एक अपर था, देन आपका सबसे ऊपर था क्लर्जीज, देन किंग्स, देन नीचे आते थे कॉमन. तो इक्वालिटी की बहुत कमी थी, लोगों के अंदर कोई आज़ादी नहीं थी कुछ भी काम करने के लिए. वो हर चीज़ के लिए पहले एक दूसरे से परमिशन लेते थे, लाइक किंग से परमिशन लेते थे, और अगर उन्हें वो परमिशन मिलती तो ही वो चीज़ कर पाते थे. तो किसी चीज़ की कोई फ्रीडम नहीं थी. इक्वालिटी, उन्हें हमेशा सेवा ही करते रहना था, कि बिना किसी, मतलब आजकल क्या है कि हम किसी को सेवा करते हैं अगर, या हमारे आसपास भी हैं जो जिनसे हम सेवा लेते हैं, उसके बदले में हम उन्हें पैसे देते हैं एंड वो हमारे लिए काम करते हैं, ये सिस्टम. लेकिन हम उसमें उनको एक्सप्लॉइट नहीं करते, यहाँ पे एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा था. ठीक, तो इक्वालिटी नहीं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, उनके पास किसी तरीके का कोई आ, उनके ऊपर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे, वो जी रहे थे किंग्स एंड क्लर्जीज के लिए. तो दैट वाज द दैट सोसाइटी जो कि सिर्फ नीचे की सोच रखती थी, प्रोग्रेसिव नहीं रखती थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी. तो इस तरह से जब रेनेसा आया, देन नेशन एक पावरफुल नेशन के फॉर्म में उभर के आया. ठीक है, एक नए नेशन का राइज हुआ था, राइट. देन बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज. ओके, यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज. सो बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज, द ह्यूमनिज्म. क्या होता है ह्यूमनिज्म? वाज वन ऑफ द movements that started in Italy in 14th century. Italian universities were central of legal studies, and जो पेट्रार्क, आप इनकी फोटो देख सकते हो, ये फ्रांसिस्को पेट्रार्क इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म. ओके, सो अभी हम बात करते हैं कि जब फ्यूडलिज्म डिक्लाइन हो गया, उसके बाद जब कोई लॉर्ड नहीं था, कुछ नहीं था, अब क्या होता है कि जो मर्चेंट्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, उनकी ही जो गवर्नेंस होती है, वो लोकल लॉ एंड ऑर्डर में वो उनका इन्वॉल्वमेंट होता है. अब ऐसा तो रह नहीं गया है कि हमें किंग से पूछ के कुछ करना है, या हमें पोप से पूछ के कुछ करना है, ऐसा तो रहा नहीं. अब क्या होता है कि लोग अपने डिसीजंस लेने लग जाते हैं. ठीक, फ्यूडलिज्म के डिक्लाइन का एक बहुत अच्छा एडवांटेज यही था कि जब नए ट्रेडर्स आ गए, मर्चेंट्स आ गए, तो उन्होंने अपने डिसीजंस को खुद लेना स्टार्ट किया. एंड पहले क्या था, पावर सिर्फ एक के पास थी, किंग्स, लॉर्ड्स, जो नोबल्स थे, क्लर्जीज थे, इनके पास थी. बट अब पावर हो गई थी जो नए मर्चेंट्स आ गए थे, क्योंकि दे हैड द वेल्थ, दे हैड द पावर, दे हैड, अब उनकी ही लोग मानना शुरू कर देते. लोग क्या मानना शुरू कर देते, उनकी, जो ये नए मर्चेंट्स थे, जो ये नया एक तरह से ग्रेड आया था, इन लोगों ने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, जैसे पावर शेयर करनी शुरू करी कॉमन पीपल के साथ भी. तो उनके साथ ऐसा नहीं था कि जैसे पहले हो रहा था कि सिर्फ एक के पास ही पावर रहेगी, वो उनका बिल्कुल भी मोटिव नहीं था. उनका ये था कि जो भी है इसमें सबको इक्वली वो पावर को डिवाइड किया जाए, वो शेयर करते थे. तो इस तरह से क्या हुआ कि लोगों में अवेयरनेस जागी, लोगों ने डिसीजन मेकिंग की एक पावर हुई, लोगों को इतना अंडरस्टैंडिंग आई कि कैसे डिसीजंस लेने हैं, क्या लेना है. इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर सिटीजनशिप की एक भावना थी, नेशनलिज्म. एक पहले रिलीजन की तरफ बहुत लोग इन्वॉल्व थे, या कहना चाहिए कि ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, और वो लोग अपनी पहचान लॉर्ड से जानते थे, क्योंकि वो उन्हें खाना पानी
जो भी वो सब प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको ये रहता था कि ये इधर से पूरा जो जहाँ पे वो लोग खेती कर रहे हैं, जो भी है, या जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो लॉर्ड की ही के ही ऊपर डिपेंड करके कर रहे थे। तो उनके ऊपर हक पूरा लॉर्ड्स का था, किंग्स का था। लेकिन अब क्या हो गया था, धीरे धीरे वो उनकी अपनी पहचान शुरू हुई थी, उन्होंने अपने आप को पहचानना स्टार्ट कर दिया था। एंड वो एक नेशनलिज्म की मेंटालिटी उनके उनको आने लगी थी, उनको थोड़ा सेंस आने लग गया था कि नहीं, सब कुछ लॉर्ड नहीं है। उनकी पहचान अपने नेशन से होने लगी थी। अगर वो रोम के हैं तो वो अपने आप को रोम का मानने लगे थे। जैसे इफ दे आर बैंकर्स एंड द टीचर्स और एनीथिंग, तो वो अपने अपनी पहचान उनकी नेशन से होने लग गई थी। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमनिस्टिक आर्ट एंड लिटरेचर। अब देखिए धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज का डेवलपमेंट होता है, लोगों में लोग पढ़ाई की तरफ बढ़े, आर्ट्स की तरफ, लिटरेचर की तरफ। उन्होंने चीज़ों को समझना, अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, अब उन्हें दूसरी स्किल्स को भी समझना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। बाय द अर्ली 15th सेंचुरी द टर्म ह्यूमनिस्ट वॉज यूज्ड फॉर मास्टर्स who taught grammar, rhetoric, poetry, history, and moral philosophy. ठीक, these subjects were not drawn from or connected with religion. ओके, ये सब चीजें रिलीजन से कोई मतलब नहीं था, ये अलग ही टाइप की स्किल्स थी। ठीक, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि किसी चीज को फॉलो करना है आपको, या आपके ऊपर किसी चीज का प्रेशर है, ऐसा नहीं था। दीज वर द नॉलेज, दीज वर द सब्जेक्ट्स, दीज दीज पोएट्री, ग्रामर, इससे क्या होता है, माइंड ब्रॉड हो रहा था उन लोगों का, वहाँ के लोगों का। ठीक, एंड emphasize skills developed by individuals through discussion and debate. पहले तो सवाल ही नहीं पूछते थे उनको, अगर सवाल पूछा तो उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया, उनकी उनकी सीख को चैलेंज किया, वो ऐसा समझते थे। बट अब क्या था, अब उन लोगों का माइंड काफी खुल चुका था, अब अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी चीजों की। अभी उनको पता था कि हाउ टू डिस्कस, अगर कोई चीज गलत है उसके खिलाफ बोलना, उसको कहते हैं डिबेट। उसके प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट, उनको सब चीज़ों की धीरे धीरे नॉलेज हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि उस समय जब चेंजेस आए, यूनिवर्सिटीज़ हुई, यूनिवर्सिटीज़ में आप द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पैडुआ एंड बोलोग्ना, ये बहुत हैड बीन सेंटर्स ऑफ लीगल स्टडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी थी उस समय की, ठीक है। फिर ये बोकाक्यो वॉज द ग्रेटेस्ट राइटर एंड ह्यूमैनिस्ट हु रोट डी कैमरॉन, ठीक है। डी कैमरॉन एक एक इनकी ही जो आपके ये राइटर हैं, बोकाक्यो का आपने नाम सुना होगा। तो ये इनकी बहुत अच्छी एक रचना कह सकते हैं, जैसे शेक्सपियर में आपने ये शेक्सपियर का भी नाम सुना होगा, ठीक है। आर्ट एंड लिटरेचर में हम किन की बात करेंगे, जिन्होंने मोनालिसा, मोनालिसा की द आपने, अगर आप मोनालिसा के बारे में, उनके आर्ट के बारे में पढ़ने बैठोगे गूगल में, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग उसमें फैक्ट्स दिखाई देंगे। वो सिर्फ इट्स जस्ट नॉट अ पेंटिंग, इसके बारे में पढ़ना आपको बहुत थोरली नॉलेज होने वाली है, ठीक है। तो इसका पूरा श्रेय किसको जाता है, लियोनार्डो दा विंची को, ठीक। उसी तरीके से शेक्सपियर, इनकी सबकी एक ऐसा लिटरेचर है जो हम अभी तक अप्रिशिएट करते हैं, इनकी आर्ट्स को हम अभी तक अप्रिशिएट करते हैं। ऑलराइट, तो ये सबका स्टार्टिंग है। तो यूरोप इस तरह से शुरू हुआ जो अभी तक लोगों को इंस्पायर करता चला आ रहा है। फाइन, अब आप देख सकते हो ये सब चीजें जब धीरे धीरे आई, तो इसको ही हमने अर्बन कल्चर कहा था। जब चीजें डेवलप होने के बाद ग्रोथ करी, प्रोग्रेस हुई, लोगों ने अपने आप को समझा, नेशनलिज्म उनके दिमाग में आया, उन्होंने यूनिवर्सिटीज में जाकर के उनकी इंपॉर्टेंस को समझी, तो दैट इज कंबाइंडली कॉल्ड अर्बन कल्चर। ऑलराइट, अब यूनिवर्सिटीज आई तो ऑब्वियसली प्रिंटिंग प्रेस तो बनता है। प्रिंटिंग प्रेस क्यों आया, प्रिंटिंग प्रेस इसलिए आया क्योंकि अब लोगों ने, पहले क्या होता था कि वर्बली लोगों को बताया जाता था कि क्या है, ठीक। अपनी टीचिंग्स को जो स्कॉलर्स थे वो वर्बली बताते थे कि ऐसा होता है, वैसा होता है, अपनी जो उनके अंदर नॉलेज है वो उन्होंने सामने वाले को बताई। बट धीरे धीरे क्या हुआ,
पत्तों पे लिखना। अब आप अपने रिलीजन में भी जानते हो, हिंदुओं में एंड ब्राह्मण्स पहले क्या करते थे कि जो पंडित होते थे या जो भी स्कॉलर्स होते थे वो ना उस पे पत्ते पे लिखते थे। एंड तब पेपर्स का भी नहीं शुरू हुआ था चलन। तो क्या होता था, इसी तरीके से लोग लिख के समझते थे एंड दूसरों तक पहुंचाते थे। या फिर राजाओं के टाइम पे वो पिलर्स पे लिखते थे, वो स्क्रिप्ट्स होती थी सारी। तो ये सब चीज़ें थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चाइना में आपका डेवलपमेंट हुआ, चाइना से पेपर बना, ठीक, वहाँ से पेपर आया। एंड अब उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुई। ये रहे गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को स्टार्ट किया, ठीक, इन्होंने इन्वेंशन किया 1455 में। देन कैक्सटन ने इसका सेटअप किया पूरा प्रिंटिंग प्रेस का। दैट वाज इन यूरोप, ठीक। चाइना में पेपर बनता है एंड उसके बाद वो यूरोप में आता है, जब ट्रेडिंग के ही थ्रू ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ से जब ट्रेड हुआ सिल्क रूट के थ्रू, तो बहुत सारे अरेबिक्स जो आप कह सकते हो कि इनकी आर्ट्स में भी आपको बहुत ज़्यादा, जो यूरोप में इटली में जो आर्ट्स के आपको स्कल्पचर्स मिलेंगे उसमें अरब का बहुत ज़्यादा छाप आपको देखने को मिलेगी, ठीक। उसी तरह चाइना में भी, जो चाइना का पेपर यहाँ पे आया तो यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ। देन धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ी, बुक्स छपी, जो स्कॉलर्स की बुक्स छपी, लोगों तक पहुँची और बहुत दूर दूर तक उसका प्रचार हुआ, एक तरह से प्रसार हुआ, राइट। लोगों को पता चला कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या चल रहा है, कैसा होना चाहिए, ठीक। लोगों के माइंड खुले, अवेयरनेस जागी। तो ये सब चीजें इसका किसको श्रेय देंगे? गुटनबर्ग को देंगे। ऑल राइट। सो अभी के लिए पार्ट एंड करते हैं ये वाला। नेक्स्ट टाइम आपको, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़, किसी भी सब्जेक्ट इसमें, आई मीन आपको किसी भी पॉइंट में कुछ भी डाउट है, तो you can comment and I'll give you the reply. Okay, so thank you for now. Thank you so much for your time.